नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित। दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने पतंजलि के स्पेशल च्यवनप्राश वाले विज्ञापन को 72 घंटे यानी कि 3 दिन के भीतर ही सभी प्लेटफॉर्म से, चाहे प्रिंट हो, डिजिटल हो या टीवी, इन सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दे दिया है। दरअसल इस विज्ञापन में पतंजलि ने बाकी ब्रांड्स को धोखा बताया था। डाबर इंडिया की शिकायत पर जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने यह आदेश 6 नवंबर को दिया था, जिसे आज औपचारिक रूप से पढ़ा गया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप तुलना करने वाला विज्ञापन तो चला सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे ब्रांड को नीचा दिखाने वाला या भ्रामक दावा नहीं कर सकते। अब पतंजलि को ये ऐड टीवी, सोशल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया कहीं पर भी वो नहीं चला सकेगी। ये रोक फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्रांड्स भ्रामक प्रचार के जरिए ग्राहकों को गुमराह कर रहे हैं, और ऐसे झूठे दावों पर आखिरकार लगाम कैसे लगेगी? बेहद दिलचस्प ये मामला है, जो ना सिर्फ ग्राहकों से बल्कि पूरे एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ बेहद खास गेस्ट जुड़ रहे हैं। हरीश बिजूर ब्रांड गुरु हैं, रेखा अग्रवाल कंज्यूमर लॉयर हैं, और साथ ही साथ उर्वशी अग्रवाल जो कि फूड सेफ्टी एक्टिविस्ट हैं। सभी का हम स्वागत करेंगे। और पहला सवाल मेरा रेखा अग्रवाल जी आपसे यही है, बतौर कंज्यूमर लॉयर ये जानना चाहेंगे कि इस कोर्ट में जब याचिका पर सुनवाई चल रही थी तो पतंजलि की तरफ से ये तर्क दिया गया कि वो कमर्शियल फ्रीडम का इस्तेमाल कर रहे हैं और धोखा शब्द किसी एक ब्रांड के लिए टारगेटेड नहीं है। इस कमर्शियल फ्रीडम के बारे में जरा विस्तार से बताइएगा, और ये भी समझाइए कि ये महीन रेखा आखिर ब्रांड इसका पालन कैसे कर सकते हैं। देखिए, जहां पर आपने ये शब्द कमर्शियल फ्रीडम की बात करी, तो कोई भी व्यक्ति या कोई व्यवसाय जो भारत के अंदर चलता है, तो उसको जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके तहत अपना व्यापार करने का और अपनी आजीविका कमाने का अधिकार है। आप प्रॉफिट कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, उसके ऊपर कहीं भी रोक टोक नहीं है। परंतु आप उस व्यापार को करने की आड़ के अंदर अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो गैर कानूनी है, और वो किसी भी कस्टमर को, ग्राहक को, अगर वो भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स जिस तरीके से पतंजलि कर रही है, अगर उनको गुमराह करता है, तो इन दोनों के बीच के अंदर जिसको कहते हैं ना कि फ्रीडम जो है, कोई भी जो हमारे संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मूल अधिकार दे रखे हैं, वो कोई भी अपने आप के अंदर ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आप अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करते समय आप दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि आप कस्टमर्स को भी मिसलीड कर रहे हैं, और जो दूसरे व्यापारी है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोई भी गुड्स के, जैसे इस केस के अंदर पतंजलि के च्यवनप्राश की बात कर रहे हैं, आप उनके बिजनेस को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ ही कस्टमर्स जो है उनको भी मिसलीड कर रहे हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स अगर कोई भी व्यक्ति करता है, वो भी गलत है, क्योंकि आप उसके अंदर जिसको हम कहते हैं कि अनफेयर ट्रेड ब्रांड की तरफ से आप मिसलीडिंग का जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए मैं हरीश बिजूर जी से, जो कि ब्रांड गुरु हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल करके यही सीधा तौर पे उनसे पूछूंगा कि जैसे कि रेखा अग्रवाल जी बता रही हैं कि आप एक लाइन के जरिए ना सिर्फ ग्राहकों के साथ में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट उन्हें दे रहे हैं, उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तमाम ब्रांड के उनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी का जो कानून व्यवस्था है, जो भी नॉर्म्स नियम हैं, उसमें जो लचीलापन है, उसमें जो खामियां हैं, इसका फायदा उठाती है ब्रांड, ताकि वो इंतजार करे कि ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के मामूली आदेश आएंगे और वो बच के निकल जाएंगे? देखिए, ब्रांडिंग एक ऑथेंटिक साइंस होता है। ब्रांडिंग का एक मतलब होता है ट्रस्ट। ब्रांड्स जो कोई भी हैंडल करते हैं, जो कोई भी कंपनीज ब्रांड्स लेके आते हैं मार्केट में ग्राहकों के लिए, इम्पोर्टेंट फाउंडेशन उसका होता है ट्रस्ट। सो ट्रस्ट का ऑपोजिट होता है धोखा। सो देखिए, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है, तो ये शब्द ना इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर ही है, क्योंकि हम सब मार्केटियर्स एक ही नाव में हम
ऑन द हाई सीज ऑफ इंडियन मार्केटिंग हम एक ही नाव में बैठे हैं, और वो नाव का नाम होता है च्यवनप्राश। अगर आप ये कहें कि आपका च्यवनप्राश ठीक नहीं है, मेरा ठीक है, तो च्यवनप्राश कैटेगरी को ही एक धक्का पड़ता है। इसलिए अच्छी बात यह है कि जो कोई भी शब्द इस्तेमाल करें हम मार्केटिंग में, वो थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं सोच समझ के करें। और ऐसी होनी चाहिए कि अपनी ब्रांड जो एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं वो जाहिर तौर पे कंज्यूमर के माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन उर्वशी जी, आपको क्या लगता है बतौर एक्टिविस्ट, आप ये सब जब देखती हैं, आपको लगता है कि सिर्फ कोर्ट के दरवाजे तक से ही न्याय मिल सकता है, या इसमें जो सरकार की एजेंसी हैं जिनका काम होता है कि इसको इंश्योर करना कि फ्री मार्केट रहे, कंज्यूमर प्रोटेक्टेड रहे, उनके रोल को लेकर के आपकी क्या राय है? जो पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि पहली बार तो है नहीं कि पतंजलि के साथ ऐसा हुआ है। अप्रैल 2024 में भी ऐसा हुआ था, 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस कैंसिल किए गए थे। राइट नाउ कोर्ट तक जाने तक ये उन्होंने फटकार लगा दी, बट ये इनका एक पैटर्न है जो ये करते रहते हैं। तो और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो इनका खुद का जो प्रोडक्ट है, जब आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप अच्छे से करिए, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बात करिए, लेकिन आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को इस तरीके से आप गलत नहीं कर सकते हो। और वैसे भी अगर मैं इनके प्रोडक्ट की बात करूँ, पतंजलि का जो स्पेशल च्यवनप्राश है, उसके 100 ग्राम्स के अंदर 55.54 ग्राम शुगर भर रखा है। तो ऐसा तो है नहीं कि इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो ये बात है। और बाकी जैसा आपने बताया कि कोर्ट के अलावा भी यस, एजेंसीज, गवर्नमेंट का काम है कि इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट अगर हो रहे हैं तो उनको रोका जाए, प्रॉपर पॉलिसीज वगैरह, रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज होने चाहिए। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, लगता है आप तगड़ा होमवर्क करके आई हैं, यही वजह है कि आपके जवाबों में भी वो झलक रहा है। लेकिन रेखा अग्रवाल जी, जो अभी बात यहाँ पे उर्वशी जी ने कही, उसके पीछे एक मर्म ये भी निकल रहा है कि जो एडवर्टाइजर है, यानी कि पतंजलि और खासकर योग गुरु रामदेव, उनका स्टेचर का भी जिक्र किया गया है इस फैसले में। ये कहा गया है कि चूंकि उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, लिहाजा इस पहलू को भी ध्यान में रखा गया है। सवाल यह है कि क्या कई बार फैसला लेते समय कौन व्यक्ति या कौन ब्रांड एंडोर्स कर रहा है वो भी खास अहमियत रखता है? बिल्कुल रखता है, क्योंकि जो एक आम व्यक्ति है, जो एक आम कस्टमर है, वो उसकी जो, अगर आप मनोविज्ञान की बात है वैसे तो ये, परंतु अगर आप उसकी साइकोलॉजी को समझना चाहें तो वो इन एडवर्टाइजमेंट से आम व्यक्ति, खासकर आज का जो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सिर्फ टीवी को ही नहीं देखते हैं, अपने मोबाइल वगैरह पे तो 24 घंटे लोग लगे रहते हैं अपनी स्मार्ट स्क्रीन्स के ऊपर। तो इस तरह के जब सोशल मीडिया और बाकी जो चैनल्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स जब इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स बार बार दिखाते हैं, तो वो आपके दिमाग के ऊपर डेफिनेटली प्ले अप ऑन करते हैं। जो पतंजलि ने, इस बात को तो मानना पड़ेगा, उर्वशी जी भी शायद इस बात को मना नहीं करेंगी कि आज पतंजलि ने, जहां पर व्यापार की दुनिया, अगर आयुर्वेद की बात करें और आजकल ऑर्गेनिक फूड्स और हेल्थ का एक तरीके से एक फैशन चल रखा है कि एलोपैथिक दवाइयां नहीं लेके होलिस्टिक मेडिसिन, जिसको हम कहते हैं कि ये ऑल्टरनेट मेडिसिन हैं, उसको लेना चाहिए। तो अब तो जैसे कहेंगे कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक को तो साइड में रखते हुए लोग बहुत तरह की इस तरह से चीजें जो है, खास करके आयुर्वेद का तो एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है कि सब लोग को लगता है कि अगर आयुर्वेद, एक आम व्यक्ति को लगता है एम्पायर खड़ा करता है, ठीक है। हमें जो है, अगर हम रेखा जी, मेरा सवाल ये है, रेखा जी मेरा सवाल यह है कि अगर इसी एडवर्टीजमेंट में रामदेव नहीं होते और कोई भी आम इंसान अगर उसको एंडोर्स कर रहा था, वो उसको बतौर ब्रांड एम्बेसडर शामिल कर लेते, मान लीजिए कि ये रामदेव नहीं है उस एडवर्टीजमेंट में, तब भी क्या आदेश या इसका जो पूरा इंपैक्ट है वो वैसे ही नजर आता? बिल्कुल आता, क्योंकि जो नाम पतंजलि है, अगर रामदेव खुद नहीं होते और सिर्फ पतंजलि के नाम से भी कोई एडवर्टाइजमेंट होता, भले उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई सेलिब्रिटी होता या भले कोई आम गृहिणी होती जो अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश कर रही है इस तरह के च्यवनप्राश को, कि बच्चों की इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी सर्दी के मौसम के अंदर, आम व्यक्ति के दिमाग के ऊपर उतना का उतना जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और सोचता है कि पतंजलि जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन के अंदर। तो इस तरह के भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं, जहां पर कोई नाम जो है जिससे अपना व्यापार की दुनिया के अंदर ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, पतंजलि बहुत एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, भले उसका च्यवनप्राश अच्छा हो या नहीं हो, और अगर पतंजलि ऐसे कहती है कि जी हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से बेटर है,
ठीक है, डेफिनेटली आम व्यक्ति के दिमाग के ऊपर ठीक है। प्ले अपॉन करता है। और इसको जो हरी एडवर्टाइजिंग जी, काउंसिल ऑफ इंडिया है हरी जी, वो भी इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर रेखा जी का एक्शन ले कहना सकती है, है कि स्वतः ले ब्रांड सकती है। पतंजलि या रामदेव ना भी होते तब भी ये आदेश लगभग आ जाता। मैं आपसे ये समझूंगा कि ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है जब पतंजलि के खिलाफ इस तरीके का कोई कड़ा आदेश आया है। ब्रांड की आइडेंटिटी पर, ब्रांड की इमेज पर और जो साख लोगों के बीच बनती है, क्या उस पर भी असर पड़ता है जब इस तरीके के आदेश एक नहीं दो बार दिए गए हों? देखिए, ब्रांड ऑथेंटिसिटी के हिसाब से चलता है। तो अगर कोई नेगेटिविटी आया तो सबको वो नेगेटिविटी छू जाता है। तो ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं लेकिन मेरे को नेगेटिविटी नहीं छुएगा। वो सच बात नहीं है, क्योंकि ये कैटेगरी एक ही है। अगर च्यवनप्राश की कैटेगरी है तो जो कुछ भी आप बोलें च्यवनप्राश पे, सब पे एक धब्बा पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हनी की बात करें तो हनी में एक ब्रांड जो बोलता है, सारे हनी को एक थोड़ा सा धक्का लगता है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे मैंने कहा, अपनी बात करो, दूसरों की छोड़ो। लेकिन उर्वशी जी, मैं भी एक कंज्यूमर हूं। जाहिर तौर पे एक बड़ा वर्ग जो है पतंजलि का एडवर्टीजमेंट देखता है, जाहिर तौर पे प्रभावित भी होता होगा। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आता है और वो 3 दिन में इस ऐड को हटा भी लेंगे। ऐसे में कंज्यूमर के जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उस नज़रिए से आपको क्या लगता है कि ये एक पर्याप्त फैसला है या इसके आगे भी सख्ती के लिहाज से सरकार को या कोर्ट को एक कदम और आगे जाना चाहिए ताकि कम से कम ग्राहकों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ ना हो? देखिए, बोलने को मैं ये बोलूंगी कि यस, होना चाहिए कि रूल्स, रेगुलेशन, लॉज बनाए जाए, सख्त बनाए जाए ताकि ऐसा रिपीट नहीं हो। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता नहीं है। अभी देखिए, ORSL का जो कंट्रोवर्सी चला है उसपे भी हाई कोर्ट का आ गया, FSSAI का डिसीजन आ गया, लेकिन आज भी जो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स हैं वो बिक रहे हैं, ऑफलाइन भी बिक रहे हैं और ऑनलाइन भी बिक रहे हैं। तो जरूरी बात ये नहीं है कि हम लॉज बनाएं, जरूरी बात ये है कि अगर हम रूल, रेगुलेशन, लॉज बनाते हैं तो अगर उनपे फिर सारी कंपनी, सब लोगों को चलना चाहिए और मानना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये ज्यादा जरूरी बात है। अच्छा रेखा जी, एक बात और बताइए यहाँ पे कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का एक मतलब तो ये निकलता है कि जो धोखा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है, यानी कि आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के दायरे में आ जाते हैं। कि यहाँ पर अब सरकार को या जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग पूरे सिस्टम को जो रेगुलेट करती हैं, ASCI या फिर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसको भी इन्वॉल्व होना चाहिए और यहाँ से उनकी तरफ से भी कोई एक एक्शन ये इसलिए लिया जाए ताकि एट लार्ज मैसेज जा सके। ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। क्योंकि च्यवनप्राश ऐसा जो प्रोडक्ट है और अगर पतंजलि अगर उसको इस तरीके से प्रमोट कर रही है गलत एडवर्टाइजमेंट देके, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आम व्यक्ति के हेल्थ को। और मुझे लगता है कि इसके अंदर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना है, उसके अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का भी स्थापना हुई है, CCPA जिसको शॉर्ट में कहते हैं। और अब वो उनके पास इतनी पावर है CCPA को कि वो स्वतः किसी भी चीज का संज्ञान ले सकती है। अगर हाईकोर्ट ने ऑलरेडी इसका संज्ञान ले लिया है और अगर CCPA की नॉलेज के अंदर अभी इस तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, तो ये तो अब जैसे सोशल मीडिया ने इस खबर को पिकअप कर ही लिया है, तो मैं ये अपेक्षा करूंगी कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो इसका स्वतः संज्ञान ले और शो कॉज नोटिस इशू करे पतंजलि को, क्योंकि वो क्यों इस तरह का भ्रामक एडवर्टाइजमेंट जो है वो कर रहे हैं और लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके पास भी पावर है कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनको इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उनके ऊपर एक पेपर के ऊपर नहीं रहने दें और उनको वास्तव में लागू करें और उनको इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करें, उनके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। मैं ये सेक्टर थोड़े समय से कवर भी कर रहा हूं। आप जिन पावर का जिक्र कर रहे हैं उसका उदाहरण के तौर पे मैं 2-3 उदाहरण जिक्र कर देता हूं। 10 लाख रुपए के 2-3 बार जुर्माने लगाए गए हैं। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे देश भर में चलते हैं और जो ये बताते हैं कि उनके इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे फर्स्ट आए, किन्होंने सेकंड रैंक हासिल करे, और पूरी तरीके से झूठ होते हैं, उन पर एक्शन के नाम पर सिर्फ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। इस मामले में मान लीजिए कोई फाइनेंशियल पेनल्टी लगा दी गई,
तो आपको नहीं लगता कि एक बड़े डेंट के सामने इतनी छोटा सा एक्शन अगर सरकार लेती है तो यही एक छूट दे देती है ब्रांड को कि वो बार बार इस तरीके की गलतियां दोहराएं? मैं आपने जो बात कही उसको अप्रिशिएट करती हूँ। पतंजलि जैसी एक जो कंपनी है, उनके लिए जिसको कहते हैं ना कि ड्रॉप इन द ओशन है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अगर उनके ऊपर भी 10 लाख रुपए का नुकसान पड़ जाता है। परंतु मसला सिर्फ अमाउंट का नहीं है कि 10 लाख का जुर्माना पड़ता है या 1 करोड़ का या 10 करोड़ का पड़ता है। जो उनकी इमेज, जो उनकी रेपुटेशन, जो एक आम व्यक्ति के दिमाग के अंदर आज डेफिनेटली जो ये ऑर्डर पास हुआ है हाई कोर्ट का, और अगर मैं तो कहती हूँ अगर जब तक संशोधन नहीं होता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, और ये जो 10 लाख का जो फाइन है ये अगर ज्यादा नहीं बढ़ जाता, ये तो समय बताएगा। पर तब तक मुझे लगता है अगर ये सीसीपीए अभी ये एक्शन लेके स्वतः इसका संज्ञान लें, और अगर इनको शो कॉज नोटिस देके अगर उनको बुलाते हैं और अगर उनको पाया जाता है इंक्वायरी के बाद में कि वाकई में ये गलत कर रहे हैं, तो उनके ऊपर फाइन लगना चाहिए। भले वो 10 लाख रुपए का हो, भले उनको फर्क नहीं पड़ता हो, पर जो एक इशू ये है, सजा होती है, फाइन होता है, कितना है वो मैटर नहीं करता। या इसके आगे भी बहुत कुछ होना चाहिए ताकि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है, जो उसको राइट्स है, वो सेफगार्ड रहे। आपको लगता है ये जो जवाब है रेखा जी का, ये पर्याप्त है? उर्वशी जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि इसी सवाल पर जैसे जी देखिए, ऐसा है कि जो ये पतंजलि, मैंने जैसे बताया, इनका पैटर्न है। पहले इन्होंने बहुत सालों से करते आ रहे हैं। आईएमए के साथ में भी यही किया कि एलोपैथिक मेडिसिन से कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी दूर नहीं होगी, है ना। इस तरीके से ये करते रहते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि हम इतना इंतजार क्यों करते हैं, इतना ज्यादा इंतजार क्यों करते हैं, और उसके बाद हम फटकार लगाते हैं, हम बोलते हैं आप माफी मांगिए, फिर वो माफी मांगते हैं, उनके ऊपर कोई फाइन नहीं लगता है। कहाँ पे है लॉज? कहाँ पे है लॉज? होने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। और अगर फाइन भी लगा रहे हैं तो आप फाइन लगाइए ताकि लोगों को पता चले। फाइन से क्या होता है कि ये नहीं है कि फाइन लगाया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइन से ये होता है कि जब ये बात आती है लोगों के सामने तो उनको ये समझ में आता है, एक मैसेज आता है पब्लिक के लिए। फाइन वाले उत्तर पे मैं बहुत ज्यादा इसलिए आपके साथ में बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं क्योंकि फाइन एक ऐसा विषय है वो लगातार लगता आ रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का मसला हो, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का, मौजूदा अगर आप पतंजलि की बात कर ले, ये 10 लाख का 5 लाख का जो फाइन लगता है ये बहुत ज्यादा पर्पस सॉल्व नहीं करता है। नहीं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो लॉज है इंडिया में वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए और किसी को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। लॉज इस तरीके से बनाए जाए कि उनका एग्जीक्यूशन हो। हम लॉज तो बहुत सारे बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है, इवन फूड सेफ्टी पे मैं जब काम करती हूँ, रेस्टोरेंट में इंस्पेक्शन होता है, कितनी भी गंदगी हो रेस्टोरेंट के अंदर, उसको सील नहीं किया जाता। एक प्रोसेस है कि उस पर फाइन लगा जाएगा, इंप्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद रिपीट बार बार वहां पे गंदगी निकलती है, उसके बाद कहीं जाके कोई एक आधा रेस्टोरेंट होगा जो बंद होगा। इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि लॉज स्ट्रिक्ट होने चाहिए इंडिया के अंदर, ताकि और सबको मालूम होना चाहिए, ताकि उस पे अमल किया जाए, ताकि आगे से ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ कंज्यूमर्स के साथ कम, ये मैं कहना चाहती ना हो। ठीक है, देखिए बातचीत से तो ये समझ में आ रहा है कि सारी ताकत ब्रांड के पास है, वो आपके साथ आकर के आपको इन्फ्लुएंस करें, खिलवाड़ करें, बदले में मामूली सा उन पर कुछ पेनाल्टी लगती है और उससे वो बच के फिर आगे निकल जाता है और फिर ये एक रेपिटेटिव मोड पे नजर आता है। हरीश बिजूर जी, आपको लगता है कि ये जो लापरवाही कह लीजिए या जो लूप होल है सिस्टम का, इसी का आप लोग या ब्रांड ज्यादातर फायदा उठाते हैं? देखिए, ब्रांड का एक लाइफ साइकिल होता है। सबसे पहले इट इज बर्थ, देन उसके बाद डेवलपमेंट होता है, फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है, उसके बाद हम चलते हैं कि ब्रांड मैच्योर ब्रांड्स बन जाते हैं, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांड अपना बुढ़ापा भी छू जाता है। तो इस लाइफ स्टेज में ऐसा होता है कि कभी कभी अगर कोई दूसरा ब्रांड ने आपको कुछ धक्का दिया, कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करा जिससे आप पे थोड़ा सा धब्बा आया, तो क्या होता है, हम वापस जाके थोड़े गिरते हैं। तो वो ब्रांड की स्टेजेस जो डेवलपमेंट के होते हैं, ऐसा चलता 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 जाता है, लेकिन किसी ने कुछ कहा तो थोड़ा धक्का लगता है।
तो ब्रांड की लॉन्च होती है और उसकी डी लॉन्च होती है, तो उसके बाद रीलॉन्च करना पड़ता है। तो इसके हिसाब से पैसा तो बहुत खर्च होता है, और मोर इम्पोर्टेंटली कंज्यूमर की मन में एक शंका पैदा हो जाता है, और ये शंका उनको जब कभी वो कैटेगरी को देखेंगे उस नजरिए से देखेंगे। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि कैटेगरी डाउट को ना बढ़ाएं। बट इसमें हरीश, इसमें मेरा सवाल यही है कि कंज्यूमर इंटरेस्ट, ग्राहक ही सर्वोपरि, ये जो भाव है, ये भाव तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए, कभी कभी मार्केटिंग में ये होता है कि हम समझते हैं कि एक गलती कर लो और मेरा ब्रांड ऊपर निकल जाएगा, और उसके बाद एक जजमेंट आएगा जो कहेगा कि आपने ठीक नहीं किया, तब मैं विड्रॉ कर लेता हूं, लेकिन मेरा काम तो हो गया। इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमारे लॉज में थोड़ा बदलावत आना चाहिए, जहां पर हम ये कहेंगे कि अगर कोई एक मार्केटिंग कंपनी ने दूसरी मार्केटिंग कंपनी को कुछ नुकसान पहुंचाया है, तो वो नुकसान को हमने क्लियर करना है। तो इसे कहते हैं करेक्टिव एक्शन। हमने कुछ ठीक नहीं किया, हमने सिर्फ अपना एडवर्टाइजमेंट निकाला नहीं है, लेकिन विड्रॉ नहीं किया है, लेकिन हमने उस ब्रांड के लिए हमने कुछ करना पड़ेगा। तो ये करेक्टिव एक्शन कहते हैं हम। एंड ये करेक्टिव एक्शन की रूल्स एंड लॉज को थोड़ा हमें मार्केटिंग में फ्रेम करना पड़ेगा। ठीक है। अब एक यहाँ पर ना दो छोटे छोटे सवाल, और मैं दोनों को ही, उर्वशी जी को और रेखा जी आपसे समझना चाहूंगा। इस आदेश का कोई लर्निंग लेसन होगा क्या, एक एफएमसीजी सेक्टर के लिए और दूसरा ग्राहकों के लिए? रेखा जी आपसे समझूंगा, क्या एफएमसीजी सेक्टर इस आदेश से, इस ऑर्डर से अपने लिए कोई एक लर्निंग लेसन ले सकता है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जिसको कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुनाफा जरूर कमाइए, क्योंकि आपका संवैधानिक अधिकार है। आप व्यापार करने के लिए, पैसा बनाने के लिए मार्केट में आए हैं, परंतु पैसा बनाने की होड़ के अंदर आप लोगों की हेल्थ के साथ मत नुकसान करिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरह का जो लालच आपके दिमाग के अंदर आया है, तो जो रेपुटेशन हैज टेकन अ बिग हिट। मतलब पतंजलि की जो रेपुटेशन ऑलरेडी कई बार, जैसे उर्वशी जी ने भी बताया, पहले कई बार उसको चोट पहुंची, और अगर इस तरह का वापस हो तो धीरे धीरे लोग पतंजलि के ऊपर विश्वास करना भूल जाएंगे। और एक पतंजलि को, एक जैसे कहते हैं ना कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखिए पतंजलि का लेना है कि नहीं लेना प्रोडक्ट। दूसरी बात, जहां तक ग्राहकों की भी बात रही, ग्राहकों को भी ब्लाइंडली इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनके साथ प्रभावित नहीं होना चाहिए, और अपना खुद जो है कुछ अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और वशी जी ने जैसे भी बताया था कि चीनी की जो मात्रा है इसमें बहुत ज्यादा होती है। चीनी की मात्रा तो जितने भी च्यवनप्राश आते हैं उनके अंदर होती है, बहुत ज्यादा होती है। परंतु लोगों का जो मनोविज्ञान इस तरीके से हो जाता है, उनकी साइकोलॉजी की, उनको लगता है कि हाँ हमने अपने बच्चे को एक चम्मच उसके मुंह में डाल दिया, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, उसको सर्दी नहीं लगेगी, जुकाम नहीं होगा सर्दियों के अंदर। तो ग्राहकों का जो इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि है। ठीक है, उनको भी अपने दिमाग को खोल के रखना चाहिए। आपका ये बिल्कुल सही कहना है कि कंज्यूमर को भी अपना होमवर्क करना होगा। और उर्वशी जी, आखिर में मैं भी आपसे यही समझना चाहूंगा, आपने शुरुआत में ये कहा था कि आपने को कंज्यूमर को खुद को भी इतना अवेयर होना चाहिए। ये आपसे समझूंगा कि बात सिर्फ पतंजलि की नहीं है, बाकी ब्रांड्स भी अमूमन इस तरीके की का एक धोखाधड़ी या फेक एडवर्टीजमेंट लेकर के आते हैं। बतौर कंज्यूमर वो क्या कर सकते हैं ताकि इस तरीके के ट्रैप में वो ना फंसे? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर की जो बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन लेबल जो है हमारे हर पैकेज प्रोडक्ट के ऊपर होता है, लेकिन हम काफी टाइम से इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं भी ऐसे वीडियोस पोस्ट करती हूँ जिसमें मैं न्यूट्रिशन लेबल पढ़ के उनको समझाती हूँ। जैसे ओट्स बिस्किट है, लिखा तो है ओट्स बिस्किट फ्रंट पे, लेकिन पीछे अगर आप पैकेट घुमाएंगे तो मैदा भरा होता है। चीनी की जगह पे वो जैगरी डाल देते हैं, उसको शुगर फ्री बोल देते हैं। तो ये सब चीजें कंज्यूमर को जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खुद ही स्मार्ट बनना पड़ेगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं चूज कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, तो क्या मैं न्यूट्रिशन लेवल इंग्रेडिएंट लेके हर तरीके से समझ बूझ के साथ खरीद रहा हूँ कि नहीं खरीद रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा चेंज आना चाहिए हमारे देश के अंदर, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है, कंपनीज जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि रूल्स तो हम बना, बिल्कुल लॉज तो हम बना लेते हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन नहीं होता है।
तो ये भी एक जरूरी चीज है कि अथॉरिटीज को चाहिए कि लॉज ऐसे बनाए कि ऐसे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंचे ही ना। वो फर्स्ट स्टेज ऑफ फिल्टर है। उसके बाद कंज्यूमर्स को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स वो चूज कर रहे हैं और किस तरीके के प्रोडक्ट्स उनको चूज करने चाहिए। बिल्कुल, जाहिर बात है कि यहाँ पर जितना दोष आप ब्रांड को देंगे उतना ही आप अपने लिए भी जिम्मेदारी बढ़ाने की बात यहाँ पे की जा रही है। हम अपने सभी मेहमानों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि एक बेहद दिलचस्प विषय पर और जो सभी से जुड़ा हुआ है, सिर्फ ब्रांड नहीं, एफएमसीजी सेक्टर नहीं बल्कि ग्राहकों से जुड़ा हुआ है, इस पर अपनी बात रखने के लिए और ये बताने के लिए कि किन किन पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया। और दिल्ली हाईकोर्ट का जो आदेश है इसको सिर्फ पतंजलि के खिलाफ या एक कंपनी के खिलाफ ना देखें। अगर आप बाजार जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदते समय इतना जागरूक रहें कि किसी भी लोक लुभावन ऐड या विज्ञापन के झांसे में ना आकर के आप कोई प्रोडक्ट खरीदें। आप उसको अच्छे से जांचें परखें। अगर आप उसके जो आपको खरीदने की आपकी मंशा है उसके ब्रैकेट में फिट बैठा है तभी आप उसको खरीदें और किसी विज्ञापन से आप अपने डिसीजन को, बाइंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस नहीं होने दें। इस विशेष बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इस तरीके के तमाम और शोज देखने के लिए और इस शो पर भी आपकी क्या राय है, ये कमेंट फीडबैक आप लगातार तमाम सोशल मीडिया हैंडल से हम तक पहुंचा सकते हैं। इस बुलेटिन में एक बार फिर से बस इतना ही। बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।